नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आज की बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी इंडिया, अमेरिका और रसिया के बीच का एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो सिर्फ तेल या ट्रेड तक सीमित नहीं है। यह कहानी अब डिजिटल बैटलफील्ड तक पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि इंडिया रसिया से ऑयल लेना बंद करे, और दूसरी तरफ भारत अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सस्ती एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रसिया से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है। लेकिन इस बीच एक नई डेंजरस डेवलपमेंट हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडियन कंपनी नायरा एनर्जी के लाइसेंस सस्पेंड करके उसे लगभग ट्रिपल कर दिया है। तो सवाल उठता है, आखिरकार ट्रम्प की स्ट्रेटजी क्या है? तो सबसे पहले बैकग्राउंड को समझिए। रसिया यूक्रेन वार के बाद से ही अमेरिका अपने एलाइज और पार्टनर पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि वो रसिया से ऑयल लेना बंद करें। अमेरिका का कहना है कि जो भी देश रशियन एनर्जी इंपोर्ट करता है वो इनडायरेक्टली पुतिन की वार मशीन को फंड कर रहा है। इंडिया जो अपनी 85% एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, रसिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीद रहा है। ये डील इंडिया के लिए फायदेमंद है, लेकिन वाशिंगटन को इससे प्रॉब्लम है। इसी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ 25% सेकेंडरी टैरिफ अनाउंस किया था। ट्रंप का कहना है कि इसी प्रेशर की वजह से पुतिन अलास्का तक आकर टॉक करने के लिए तैयार हुए। लेकिन अब बात और सीरियस हो गई है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा दिया है, जो साउथ एशिया की किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पेनल्टी है। यानी दोस्ती के दावे के बावजूद इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। और आयरनी यह है कि इसी वक्त अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वेलकम कर रहा है। अब चलता है नायरा एनर्जी के केस पर, जहां डिजिटल कॉलोनिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। नायरा एनर्जी इंडिया सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज कंपनी में शामिल है। इसमें रसिया की कंपनी रोजनेफ्ट का मेजर स्टेक है। रोजनेफ्ट पहले से ही वेस्टर्न सेंशन के अंडर है। फिर एक दिन नायरा के ऑफिसर्स को शॉक मिला। माइक्रोसॉफ्ट ने उनकी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। मतलब जो कोर टूल नायरा के डेली ऑपरेशन के लिए जरूरी थे, जैसे कि ईमेल सर्वर, डाटा एनालिस्ट सिस्टम और सॉफ्टवेयर एक्सेस, सब बंद हो गए। एक सिंपल नोटिफिकेशन ईमेल आया और उसके बाद रिफाइनरी के कंप्यूटर फ्रीज हो गए। आप सोचिए, ऐसी रिफाइनरी जो करोड़ लीटर क्रूड ऑयल रिफाइन करती है, वो एक ही रात में पैरालाइज हो गई, सिर्फ एक डिजिटल स्विच ऑफ करने की वजह से। न मिसाइल गिरा, न नेवल ब्लॉकेट, बस एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस रिवोक हुआ और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। और यह पहली बार भारत को डिजिटल कॉलोनिज्म का झटका लगा है। डिजिटल कॉलोनिज्म का मतलब है बिना मिलिट्री ऑपरेशन के कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। जहां पहले कॉलोनीज पावर को फिजिकल और नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करती थी, वहीं आज की दुनिया में ये रिसोर्स हैं डाटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी। और वेपन्स की जगह यूज हो रहे हैं क्लाउड सर्विसेज, लाइसेंस और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स। मतलब देश के पास सॉवरेनिटी तभी तक है जब तक उसके स्विचेस और सर्वर किसी के कंट्रोल में ना हो। अगर आपकी रिफाइनरी या लॉजिस्टिक्स अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के क्लाउड प्रोवाइडर्स पर डिपेंडेंट है, अगर आपके कोड्स फॉरेन डाटाबेस पर ट्रस्ट करते हैं, तो आपकी सॉवरेनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है। तो सवाल उठता है, क्या यह पहली बार हुआ है? नायरा क्राइसिस एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इससे पहले भी डिजिटल डिपेंडेंसी को वेपनाइज किया जा चुका है। पहला केस आता है 2019 का, जब अमेरिका ने सेंक्शन लगाए। गूगल ने हुआई का एंड्रॉइड एक्सेस ब्लॉक कर दिया और नतीजा यह हुआ कि हुआई का ग्लोबल स्मार्टफोन बिजनेस ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया। दूसरा केस है 2022 का यूक्रेन वार। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, हजारों वेस्टर्न कंपनीज रसिया से निकल गईं। बैंक, टेलीकॉम और आईटी सर्विसेज सब बंद हो गईं। रसिया की गवर्नेंस और इकोनॉमी एक रात में ही हिल गया। ये एग्जांपल दिखाते हैं कि ग्लोबल टेक कंपनीज न्यूट्रल सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि अपने पेरेंट कंट्री के जियोपॉलिटिकल टूल हैं। और अब वही चीज भारत के केस में रिप्लिकेट हो रही है। सच यह है कि इंडिया की इकोनॉमी और गवर्नेंस बैकबोन अभी भी फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाईली डिपेंडेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड्स, ओरेकल, ये सभी इंडियन कॉर्पोरेट्स और पब्लिक सेक्टर की डिजिटल बैकबोन है। हर साल भारत हजारों करोड़ रुपए लाइसेंस फी और क्लाउड स्टोरेज के लिए बाहर भेजता है। लेकिन असली रिस्क पैसा नहीं बल्कि कंट्रोल है। अगर कल को जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हुआ तो यही कंपनीज भारत के और भी क्रिटिकल सेक्टर को डिसेबल कर सकती हैं। नायरा केस ने एक बात तो क्लियर कर दी है, सॉवरेनिटी आज के जमाने में सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। सॉवरेनिटी का मतलब है सर्वर, सोर्स कोड और स्विच पर अपना कंट्रोल होना। भारत के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल सॉवरेनिटी, जिसे अचीव करना उतना ही जरूरी है जितना डिफेंस और न्यूक्लियर ऑटोनॉमी। इसके लिए कुछ बड़े स्टेप लेने होंगे। पहला है नेशनल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को अपना इंडिजिनस क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाना होगा जो पूरी तरह से इंडियन जुरिडिक्शन के अंडर हो। दूसरा है डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसे फॉरेन सिस्टम के अल्टरनेटिव क्रिएट करने होंगे, चाहे ईआरपी सिस्टम हो या एनालिटिक्स टूल्स। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी। अपने इंडिजिनस एआई और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा जो ग्लोबल कंपटीशन के लायक हो। ये इजी नहीं है, लेकिन अगर अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया तो कल को और कंपनीज और क्रिटिकल सेक्टर भी नायरा की तरह ट्रिपल हो सकते हैं। नायरा एनर्जी क्राइसिस एक वेकअप कॉल है। ये साबित करता है कि आज की दुनिया में सेंसन्स और कंट्रोल सिर्फ बॉर्डर्स, नेवी और मिसाइल तक लिमिटेड नहीं रहे। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और क्लाउड लाइसेंस को वेपन बनाया जा चुका है।
अमेरिका के ऑयल टेरिस और माइक्रोसॉफ्ट का नायरा पर स्टेप दोनों ही एक चीज को दिखाते हैं कि ग्लोबल पावर्स अपने इकोनॉमिक और डिजिटल स्ट्रेंथ का यूज कर भारत जैसे देशों को कंट्रोल कर सकती हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत अब भी फॉरेन डिपेंडेंसी पर रिलाई करेगा या फिर एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करके अपना डिजिटल बैकबोन बनाएगा। जो डिसीजन आज लिए जाएंगे वही डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में भारत एक डिजिटल कॉलोनी बनेगा या डिजिटल सुपर पावर। हालांकि अमेरिका और माइक्रोसॉफ्ट के इस एक्शन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।